नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कल वोटिंग हुई और कल भी एग्जिट पोल आए, लेकिन आज भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और इसमें सीएनएक्स ने अपना एग्जिट पोल बता दिया है। सबसे पहले आपको आंकड़े दिखाएंगे कि सीएनएक्स के एग्जिट पोल में क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको वोट परसेंटेज के हिसाब से दिखाते हैं कि सीएनएक्स क्या कह रहा है। उनके नतीजे जिस तरीके से दिखाए गए हैं, अनुमान लगाया गया है, उसमें किसे बढ़त मिल रही है। तो सीएनएक्स के डेटा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है और पिछड़ रही है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी इस डेटा के मुताबिक भी। तो सीएनएक्स के डेटा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जो है, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से इस डेटा में नंबर दिख रहा है उसमें 49.5 आम आदमी पार्टी को यहां पर वोट परसेंटेज मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 41.52%। इसमें कुछ तकनीकी खामी लग रही है क्योंकि कांग्रेस को यहां पर 5.37 वोट परसेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से डेटा का हम आकलन कर रहे हैं उसके हिसाब से सीएनएक्स जो है वो ये बता रहे हैं कि उनके एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार से बाहर हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर जो डेटा है वो अभी अपडेट करके हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल्स लगातार आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सीएनएक्स का जो डेटा आ रहा है उसमें अभी थोड़ी करेक्शन हो रही है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि अभी जो माहौल है लगातार वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है कि वाकई क्या इस बार बदलाव होने जा रहा है। जो तमाम एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं, क्या वो सही साबित होंगे या इस बार एग्जिट पोल जो है वो पलट जाएंगे। फिलहाल जनता तय कर चुकी है कि किसकी किस्मत का ताला खुलने जा रहा है और किसकी किस्मत का ताला जो है वो बंद होने वाला है। आम आदमी पार्टी 15 का चुनाव बहुत शानदार तरीके से जीती, 20 का चुनाव भी बढ़िया जीती क्योंकि 15 में आम आदमी पार्टी को मिली थी 67 सीटें, 2020 में आम आदमी पार्टी को मिली थी 62 सीटें। लेकिन जब 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा तो पार्टी काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद 25 की लड़ाई में उतरी और उसके बाद कई मुद्दे लगातार छाए रहे, जिसमें एक मुद्दा यह था कि आम आदमी पार्टी कथित शराब घोटाले मामले में फंसी और उसके बाद ये चुनाव हुआ। अब आपको हम सीधा लिए चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनएक्स के फाउंडर भावेश झा। भावेश झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महाराष्ट्र में आपकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई थी। दिल्ली में जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, किस तरीके से ये डेटा निकाला है आपने, सैंपल साइज क्या रहा, थोड़ा तफसील से बताइए। महाराष्ट्र का जो रिजल्ट था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। एक तरफ सभी लोगों ने सोचा था कि वहां पे कांग्रेस और जो अलायंस थे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर मैं शुरू से मिलिंद सर के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, शुरू से मैं कह रहा था बीजेपी वहां पे अच्छा करेगी। महाराष्ट्र की बात तो पास हो गई। अब दिल्ली की बात जहां तक आती, देखिए लोकसभा चुनाव से अभी तक जब आप देखेंगे बहुत सारे एक सीरीज ऑफ इवेंट हुए जिसमें आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स रही है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स के रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है, उनको जो 53% के आसपास जो लोकसभा चुनाव में वोट मिले थे उसको उन्होंने बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ग्राउंड वर्क किए। उन्होंने छोटे छोटे सभाएं की है, छोटे छोटे जो ग्रुप है उनको जोड़ने की कोशिश की। अभी आप देखेंगे उनका जो कैंपेन था बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन था, उन्होंने उसमें वो सारी चीजें करने की कोशिश किया जिस वजह से बीजेपी 2015 में या 2020 में पिछड़ गई थी। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज अनाउंस किया था 2015 में या 2020 में, बीजेपी उसको उस तरह से काउंटर नहीं कर पाई थी। वो भी एक रीजन था, बीजेपी 2015-20 में बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने शुरू से ही उसने इस चीज को माना कि दिल्ली में या बाकी अन्य राज्यों में भी आप देखिए फ्रीबीज एक रियलिटी है, लोग इसको
एक्सेप्ट करते हैं और इसको बड़ी मात्रा में वोट करते आ रहे हैं इस चीज को लेकर। तो दिल्ली में भी बीजेपी ने बहुत क्विकली इस चीज को एक्सेप्ट किया। जब आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया को 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, बीजेपी ने उसको काउंटर करने के लिए 2500 रुपए का अनाउंसमेंट किया। उसके साथ बीजेपी ने उसके साथ एक स्मार्ट गेम ये खेला कि हम पहले ही कैबिनेट में इसको लागू करेंगे, जहां पे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत नुकसान ये हुआ कि वो इस योजना को लागू यहाँ भी नहीं कर पाई थी, पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां भी नहीं लागू कर पाई थी। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर है। दूसरा 10 साल का जो एक एंटी इनकम्बेंसी है जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि पानी का, आपको याद होगा पिछले साल जब गर्मी का मौसम था तब पानी को लेकर बहुत ही किल्लत हुई थी दिल्ली में। बिजली का एक मुद्दा है, हो सकता है कुछ लोगों को उसका फ्री बिजली का या रिड्यूस बिजली का कुछ फायदा मिला हो, लेकिन वो अक्रॉस द दिल्ली सबको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो अलग अलग मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी बीजेपी की, उन्होंने एक स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा, वो भी उस टाइम में जब उनके पास एक बहुत ही बड़ा क्रेडिबल फेस दिल्ली में नहीं है, और इस चुनाव को बड़े स्तर पे ले जाके दिख रहा है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आ सकती है बीजेपी। अच्छा, आप कह रहे हैं एक बड़ी विक्ट्री यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। मेरा काउंटर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने पहले भी चुनाव लड़ा है, और वो भी तब लड़ा जब भारतीय जनता पार्टी की वेव देश भर में दिखाई दी। 2015 में, 2020 का चुनाव आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं लगातार लोगों को मिल रही हैं, जो लाभार्थी हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा सकते हैं जब उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, उन्हें पानी में सब्सिडी मिल रही है, उन्हें लेडीज को जो फ्री बस राइड मिल रही है, ये तमाम जो योजनाएं हैं वो लगातार लोग उसका लाभ उठा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी ईमानदारी। जब लोकसभा चुनाव में, या थोड़ा और पीछे चलेंगे, 2019 में जब आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश किया था कि उनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए, उन्होंने बहुत कोशिश किया था। खासकर आपने देखा वो उनके एक सीरीज ऑफ ट्वीट आते थे कि कांग्रेस ने लगभग मना कर दिया, फिर आते थे कि नहीं बातचीत चल रही है। तो 2019 में भी यदि कांग्रेस के साथ इन्होंने अलायंस किया होता तो शायद संभव था कि 2020 में जो असेंबली चुनाव होता वो परिणाम कुछ और होता। लेकिन खैर 2024 में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अलायंस किया उन पार्टियों के साथ जिनके खिलाफ भी एक बड़ी से बड़ी लिस्ट निकालते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, इनके साथ नहीं जाना है, और उनके साथ आप गठबंधन में जा रहे हैं, उनके साथ आपका एक ही पॉइंट अब बचा है। 2012-13 में जब आए थे तो आपका पॉइंट क्या था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते, अब आपका क्या है, अब आप सिर्फ मोदी के खिलाफ लड़ते हैं। तो दिल्ली में कोई मोदी के खिलाफ तो कोई माहौल नहीं था ना, आपको ग्राउंड पे वर्क करना था, लोकल मुद्दे पे काम करना था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना था। लेकिन आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह भ्रष्टाचार का मुद्दा चिपक गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने उनको आपदा कहा, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बीजेपी के लिए दिल्ली में। वो एक वर्ड, बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन वो एक वर्ड था जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक स्पॉइलर साबित हुआ। चलो देखिए, डेटा भी हमारे सामने आ गया है, रिलीज किया गया है। सीट्स आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 49 से 61 सीट्स मिल सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी 10 से 19 पर सिमट जाएगी, और कांग्रेस पार्टी मुश्किल से अपनी एक सीट निकाल पाएगी, यानी कि खाता खोल पाएगी। 0 से 1 सीट आप कांग्रेस को दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को आप 10 से 19 सीट दे रहे हैं। इतना ज्यादा डाउनफॉल जो आपके डेटा में दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, आपको लग रहा है जो पिछली बार 62 सीट पर पहुंची थी वो 19 पर सिमट जाएगी? दिल्ली में आप जाएंगे तो आप देखेंगे जनता इस वक्त चुनाव लड़ रही थी बीजेपी की। हो सकता है कि बीजेपी के स्थानीय लीडरशिप बहुत बड़ी फेस अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं हो, लेकिन जनता ने तय कर लिया था कि इस बार उनको चेंज करना है। दिल्ली का चुनाव आप देखेंगे, देखिए आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है, यहाँ उनके पास वोट बैंक था नहीं था, आम आदमी पार्टी के पास कोई वोट बैंक नहीं है, एक्सेप्ट वो एक माइनॉरिटी क्लास का वोट जो बीजेपी को हराने के नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट करती आई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अपना वोट जो उनको 2015 में या 2013 में या 2020 में मिला था, उनको बनाए रखने के लिए उनकी अपनी छवि बचाना बहुत जरूरी था। उनके अपने फ्रीबीज जो उनके हैं उसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत थी। फ्री पानी बिजली का जरूर मुद्दा था, लेकिन पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो वो कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर कोई पॉलिसी लेके नहीं आ पाए थे सिवाय एक फ्री बस की। तो उसका ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो आप देखेंगे दिल्ली का चुनाव इसी तरह का होता है, यदि बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा
खासकर आप देखें जिस तरह का वोटिंग पैटर्न मैं शेयर कर रहा हूँ, आपने देखा होगा उसमें एक राइटर भी लिखा हुआ कि आम आदमी पार्टी का वोट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो माइनॉरिटी एरिया में लगभग बहुत ज्यादा है, जिसका असर आप अदर जो एरिया उसमें देखेंगे बीजेपी के लिए बहुत एडवांटेज लेके आ रहा है कि वो गैप और ज्यादा बड़ा हो रहा है। वैसे भी लगभग 7% का वोट गैप है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन अदर पार्टी में जब माइनॉरिटी एरिया को हटा देंगे तो देखेंगे वो लगभग 12-13% हो जाता है, तो बीजेपी के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आ सकती है। और हमारे साथ अब तक चैनल्स के खांडेकर भी जुड़ गए हैं। सर, सीएनएक्स का जो डेटा आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 61 सीट पर पहुंच रही है अगर अपर लिमिट देखें, और वहीं आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 19 सीट ला रही है। नहीं तो अनुराधा देखो, पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि जो भी नतीजा आएगा वो एक तरफा आएगा। बार बार लोग कह रहे थे कि बहुत नजदीकी मुकदमा होगा, हालांकि मुकाबले का रिजल्ट परसों ही आएगा फाइनल। ज्यादा आंकड़ा दे दिया है 61 का। आप दिल्ली के चुनाव को यदि सही से एनालाइज करेंगे, या खासकर आप देखें पिछले 15 साल के चुनाव जब हमारे पूरे इंडिया में देखेंगे, 3-4 चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत क्लोज फाइट रही है, या हंग असेंबली रही है, या लोगों ने बहुत कंफ्यूजिंग मैंडेट दिया है। खासकर दिल्ली में आप देखेंगे पिछले 2 बार से जिस तरह का मैंडेट हो रहा है, चाहे वो लोकसभा में भी तीन बार और विधानसभा में भी, तो वो यहाँ लगता नहीं कि क्लोज फाइट हो पाएगा। और जिस तरह का आप देखोगे, आप कास्ट वाइज जब जाओगे, हालांकि मैं कास्ट वाइज डेटा रिलीज नहीं कर रहा हूँ समय के अभाव के चलते, या और भी कुछ वजह हो सकती है, लेकिन आप जब कास्ट वाइज जब ग्राउंड में जाएंगे, या रीजनल फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। आप देखेंगे पंजाबी का वोटिंग पैटर्न अलग है, जाट का अलग है, उन सब चीजों का आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को लगभग हर एक तबका में नुकसान होता दिख रहा है, जिसके वजह आप देखेंगे। देखिए वैसे भी आप देखेंगे 2020 में भी देखेंगे बीजेपी का वोट लगभग 40% के आसपास पहुंच गया था, लगभग 40% के आसपास। और बीजेपी ने जो स्मार्टली 2024 लोकसभा चुनाव के पास जो उनके लिए 53% और 2020 का जो वोट परसेंटेज था 40% के आसपास, उसको उन्होंने ये कोशिश करने की ये उन्होंने ट्राई किया कि उस वोट बैंक को 53% को बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होने देना था उनको, इस नाम पे कि यहाँ पे इनके पास असेंबली चुनाव है। और वो देखेंगे लगभग 4-5% का बीजेपी को नुकसान हो रहा है जरूर असेंबली चुनाव में एज कम्पेयर टू लोकसभा इलेक्शन, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के ये उभर रहा है कि बीजेपी, क्योंकि 10% बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है एज कम्पेयर टू 2020, तो ये बीजेपी के लिए एक क्लीन स्वीप लेके आएगी। वैसे मैंने पहले जैसे क्लियर किया कि आम आदमी पार्टी को जरूर 40% के आसपास वोट मिल रहा है, 40% के आसपास मिल रहा है, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है उनके उसमें उनकी जो लीड है वो बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे जो अदर पार्ट ऑफ एरिया है जो लगभग 54-55 सीटें हैं, उसमें बीजेपी का जो लीड है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे बीजेपी के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है वहां पे। और इस तरह देखेंगे बीजेपी का जो 60 के आसपास जो हम प्रिडिक्ट करें वो ये हो सकती है कि बीजेपी, क्योंकि वो 54-55 सीटें हैं, वहां पे बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है नहीं, तो बीजेपी इस मार्क तक पहुंच सकती है, एक मैजिक फिगर हो सकता है। देखिए एक बात बताइए, जब आप माइनॉरिटी सीट्स की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 5% के आसपास ही कांग्रेस को वोट मिल रहा है। पिछली बार 4.26% मिला था, 0 सीट थी, और फायदा साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को हुआ था। तो अब जब कांग्रेस को इस बार भी कोई ज्यादा बढ़त आप नहीं दिखा रहे हैं वोट परसेंटेज में भी, तो वो वोट किधर जा रहा है? देखिए कुछ सीटों पे कांग्रेस को उनका वोट मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के खासकर जो उनके जो लॉयल वोटर होते थे वो अभी भी उनके साथ है, 3-4% का वोट वो अभी भी उनके साथ है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कुछ सीटों पे जहाँ पे कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट दिया, वहां पे उनको माइनॉरिटी वोट का थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन वो आप कहेंगे कि ऐसा वोट नहीं है कि वो गेम चेंजर हो सकता है। 0 से 1 सीटें जो आपने देखा होगा, उनके कुछ कैंडिडेट है जो एक ट्रायंगुलर फाइट में थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए वो 0 से 1 हो सकता है। वहां पे यदि टाइट कॉन्टेस्ट है तो शायद वो निकल जाए, इसलिए वो 0 से 1% है। मैंने पहले ही कहा कि आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट अच्छा खासा मिल रहा है, 80% से ज्यादा ही मिल रहा है, तो उसका कोई नुकसान नहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान है नॉन माइनॉरिटी खासकर हिंदू वोट में जो नुकसान हो रहा है। खासकर आप देखेंगे पूर्वांचली जो इनका बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था, वहां पे नुकसान हो रहा है। जाट आप देखेंगे ना, जाट ने बीजेपी का गेम प्लान था प्रवेश वर्मा को आगे करने का, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का, उसका एक बीजेपी को फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि दिल्ली में जितने भी जाट है उसका मेजोरिटी वोट बीजेपी को जा रहा था।
तो ये सब चीजें आप देखेंगे। अब इसलिए आप जब उसको रीजनल डेटा में धीरे धीरे देखेंगे तो आपको देखेंगे जहां जहां भी जाट कॉन्सेंट्रेशन है वहां बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप करिए। जहां जहां बीजेपी पूर्वांचल वोट बीजेपी को मिल रहा है वहां बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप करिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये इस तरह की सीटें कांग्रेस के लिए, मैंने पहले ही कहा कि उनके लिए बहुत ज्यादा है नहीं, खुद भी मान रहे थे कि उनके लिए बहुत ज्यादा है। वो शायद अपनी अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी और मेरे ख्याल से उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और देखेंगे जिस तरह वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तो चुनाव में कैंपेन तक नहीं कर पाए थे, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बात करने के लिए है भी नहीं कांग्रेस के। तो भावेश आप या नई दिल्ली का कि वहां पर प्रवेश वर्मा को लड़ाया गया, उससे जाट वोटों मिले, तो नई दिल्ली में क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए वैसे तो सीट वाइज प्रिडिक्ट करना बहुत नुकसानदायक होता है और आपको तो पता ही है, मेरे लगभग सारे नेताओं से काम रहता हूँ, सारे लोगों से काम लेना होता है, तो मैं सीट वाइज प्रिडिक्ट करता खासकर उन नेताओं के जो उसी रोल में होते कि कर सकते। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हार रहे या जीत रहे, मुश्किल है ये मैं कह सकता हूँ। वो भी मैं इस वजह से मतलब अरविंद केजरीवाल के चैलेंज लिए खड़ा करने में प्रवेश वर्मा कामयाब रहे, आप ये कह सकते हैं? मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया कि जीत रहे या हार रहे, मैं कहा मुश्किल मैंने भी जरूर है। चैलेंज वर्ड इस्तेमाल किया है। यस, चैलेंज जरूर है वहां पे उनके लिए। और मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा जो मैंने आपको कहा कि बीजेपी का जो प्लान था प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ाने का, उसका बीजेपी को फायदा अदर सीटों पर बहुत ज्यादा मिला है। जो जाट बीजेपी को जनरली वोट बहुत कम मिलता था, पिछले 2015 और 20 में देखेंगे जाट का वोट बीजेपी को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने बम्पर जाट वोट किया है और उसका बीजेपी को फायदा मिल रहा है। मैंने पहले कहा कि मैं सीट वाइज प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, उसका बहुत बड़ी फैक्टर्स रीजन क्या है। मान जरा रहे हैं बताइए थोड़ा सा कि ये जो बजट आया 1 तारीख को, मिडिल क्लास को राहत मिल गई, वो एक फैक्टर हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की सरकार, वो एक फैक्टर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कथित शराब घोटाले मामले में जेल गए, ये सब फैक्टर्स आप मान रहे हैं या इसके अलावा भी कुछ और है? ये चुनाव को एक फैक्टर पे जीता तो जाता नहीं। वैसे भी हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत ही लोकलाइज हो रहा है और अरविंद केजरीवाल कभी भी इसको लोकलाइज नहीं चाहते थे इस बार। ये बहुत बड़े विडम्बना में थी कि जो अरविंद केजरीवाल की ताकत दिल्ली में थी, वो इस बार चाहते थे कि इस चुनाव को लोकलाइज ना होने दिया और वो बहुत इधर उधर की बातें भी ज्यादा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इसको बहुत स्मार्टली इसको बहुत लोकलाइज कर दिया था और जिसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल जी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक बात है कि आप देखेंगे कि ये जो बीजेपी के लिए जो अच्छी बात यहाँ पे हुई, वो जो गेम प्लान सेट करी थी अरविंद केजरीवाल लगभग उस जाल में फंस रहे थे। या अरविंद केजरीवाल जो बोलते जाते हैं लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो जैसे लग रहा था थोड़ा सा हताश है, थोड़ा सा नर्वस टाइप का शुरू से ही लग रहे थे। इसलिए आप भी देखेंगे लगभग जैसे यमुना का मुद्दा लेके आए कि यमुना में जहर घोल दिया है, उसका उनको मुझे नहीं लगता कि एक वोट का भी दिल्ली में फायदा होगा, लेकिन उसका कुछ नुकसान उनको जरूर हुआ होगा कि जो कुछ जाट वोट, क्योंकि उन्होंने वो एक वर्ड यूज किया हरियाणा से जहर घोला जा रहा है, या बीजेपी के खिलाफ ही बोला, बीजेपी ने बहुत स्मार्टली इसको एक एंटी कैंपेन बना दे कि हरियाणा के ऊपर तोहमत लगाए जा रहे हैं। तो जो कुछ हरियाणा से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पे वोटर हैं, पर्टिकुलरली जो जाट हैं, वो लोग थोड़ा सा और ज्यादा एंटी आम आदमी पार्टी हुई और इसका खामियाजा उनको होना पड़ा। जहां तक बात रही आपकी जो बजट में जो अनाउंस हुआ टैक्स को लेके, वो सब एक मुद्दा था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी ईमानदारी। जिस दिन उन्होंने इन पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए, उसी दिन मैंने दूसरे चैनल पे भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ से बहुत चैलेंजेस शुरू होंगे और वो चैलेंज दिख रहे हैं। तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के रहेंगे। और फिलहाल देखिए CNX का जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी 27 साल का वनवास खत्म करने जा रही है और दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ तक चैनल्स के क्लस्टर हेड नीरज गुप्ता भी जुड़ गए हैं। ये CNX का डेटा जो है वो सामने आ गया है। बिल्कुल भावेश, जिस तरह आप लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहे हैं बीजेपी को, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके इस सर्वे में आपने कोई
आपने वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे या एरिया थे? क्योंकि मध्यम वर्ग की बात हुई, मुसलमान की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, ये तीन और झुग्गी झोपड़ी वालों की बात हुई। ये चार एक तरीके से की वर्ड्स थे जब भी हम पिछले 15 दिनों से दिल्ली के चुनावों पर बात कर रहे थे। क्या आप इन कीवर्ड्स में अपने इस नतीजे को बांट सकते हैं कि क्या इन कीवर्ड्स में कौन सा सबसे ज्यादा असरदार हुआ और उसका क्या असर हुआ? देखिए, जब इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं ना, तो इस तरह का आपको एनालाइज करना बहुत ही मतलब जरूरत नहीं रह जाता है कि इनको बीजेपी को खासकर कहाँ पे लीड मिली है, कहाँ पे नहीं मिली है। आप देखें लगभग 61% जो अपर लिमिट जो बीजेपी का दिख रहा है, आपको ये लगता है कि बीजेपी किसी खास तबके में जाके यहाँ पे बीजेपी को इतना फायदा हो रहा है? बीजेपी अक्रॉस द कास्ट लाइन हर जगह बीजेपी को लीड मिली है, अक्रॉस द जेंडर लाइन बीजेपी को लीड मिली है। जहां पर महिलाओं की बात आपने की, महिलाओं के लिए बीजेपी ने बहुत क्विकली 2500 जो अनाउंस किया था, लाडली बहना योजना वाला जो अनाउंस किया था, उसमें उन्होंने एक राइडर दे दिया कि हम पहली कैबिनेट में इसका लागू करेंगे, जिसका उनको फायदा मिला। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चूक थी कि उन्होंने इसको अनाउंस बहुत पहले भी किया था, पंजाब में भी किया था, पर उसको लागू नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से बीजेपी ने बहुत स्मार्टली उसको काउंटर करने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी इसको लागू नहीं कर सकती। बीजेपी ऑलरेडी इसको लागू कर चुकी है दूसरे स्टेट में, और यहाँ भी पहली कैबिनेट में शुरू करेगी। तो महिलाओं के लिए बात हो गया। दूसरा आप देखिए, जब आप पूरे दिल्ली में जो पिछले 1 साल का देखेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, मिलिंद सर से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती थी, तो मैं कहता था पानी का जो यहाँ मुद्दा था, अरविंद केजरीवाल फ्री पानी का जरूर अपने उपलब्धि मानते हैं, लेकिन जब ग्लास में गंदा पानी आता है तो वो सबको इफेक्ट करता है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हो, चाहे वो फ्लैट में रहने वाले हो या बंगलों में रहने वाले हो, गंदा पानी सबको इफेक्ट करता है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था पूरे दिल्ली के लिए इस बार। और वो एक जो मैंने आपको पहले कहा कि जो ईमानदारी जो ऑफकोर्स जिसको डेंट लगा उनके आम आदमी पार्टी के पूरे जो एक बड़ी बड़ी लीडर जो जेल में गए हैं, और जिन लोगों को आप शुरू से गाली देते जा उनके साथ आप गठबंधन में रहेंगे तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इसको बच नहीं जाता। नीरज, और देखिए अब हमारे एक और एग्जिट पोल का डेटा आ गया है और वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भावेश झा बता रहे हैं कि दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है, और उनकी तरफ से तो साफ तौर पर ये बताया गया है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका, क्योंकि दिल्ली वो जगह जहां आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, दिल्ली वो जगह जहां पर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपनी सरकार बनाई, दिल्ली वो जगह जहां पे आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय का विस्तार किया, देश भर से उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा और फिर पंजाब में सरकार बनाई, फिर गुजरात में भी सीटें निकालकर पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया। लेकिन अब इसी दिल्ली से यहां जो सरकार चली आम आदमी पार्टी की लगातार 10 साल अपने दम पर, अब वो हैट्रिक लगाने से चूक रही है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी, भावेश झा कह रहे हैं कि सरकार बनाएगी बहुत कंफर्टेबल तरीके से, और भावेश झा के अनुसार 61 सीटें ला रही है। भावेश ये बताइए, देखिए 61 सीटें आप कह रहे हैं, 61 सीटें तो तब आती हैं जब लहर होती है। क्या लहर है? क्या लहर थी दिल्ली में बीजेपी की? अनुराधा, मैंने ये नहीं कहा 61 सीटें आ रही, मैंने कहा 61 सीटें तक जा सकती है। यही गलती हुआ जब लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कहा 400 तक जा सकते हैं, लोगों ने मान लिया 400 ही आएगी। हमने कभी नहीं कहा कि, अभी भी हमने ये नहीं कहा कि 61 आएगी, हमने कहा 61 तक जा सकते हैं। लोअर लिमिट 49 है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसको उस ढंग से एनालिसिस करना ज्यादा बेटर होगा कि रादर ये कि 61 सीटें आ रही है और उसको करें। खैर 49 सीटें भी यदि आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी तक मैं बता देता हूँ 49 सीटें भी यदि आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। हेलो, जी बताइए भावेश। यस,
तो कहने की बात है कि 49 सीटें भी यदि बीजेपी की आ रही है या आसपास यदि सीटें आ रही है तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए मानेंगे और एक लहर। जैसे मैंने आपको कहा अलग अलग रीजनल फैक्टर पे आप उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जिस तरह जैसे आपने अभी झुग्गी झोपड़ी की बात की, झुग्गी झोपड़ी में बीजेपी ने बहुत मेहनत किया था। इस बार शुरू से ही बीजेपी के नेता और झुग्गी झोपड़ी में समय बिता रहे थे। उसके बाद उन्होंने जिस स्मार्टली से उन्होंने मैनिफेस्टो को लेकर पूरे दिल्ली में कैंपेन किया, जिस तरह बीजेपी ने लोकल फैक्टर पे बिल्कुल भावेश, मैं आपके पास दोबारा आता हूं क्योंकि हमारे सामने अब ये टुडेज आंकड़ा चाणक्य भी आ गया है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल करने वाली एक मुख्य एजेंसी है और वो आंकड़ा भी कुछ सीएनएक्स के आंकड़े के आसपास ही है। टुडेज चाणक्य कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 13 से 25 सीटें मिल सकती हैं, यानी एवरेज है 19 सीट का। बीजेपी को 45 से 57 सीटें मिल सकती हैं, यानी एवरेज है 51 सीट का। और अदर्स जिसमें कांग्रेस भी है, इंडिपेंडेंट भी है, उन्हें 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। टुडेज चाणक्य ने भी सीएनएक्स की तरह अपने एग्जिट पोल में लगभग बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई है। 50 के आसपास बीजेपी का आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये लगातार आज का दूसरा मुख्य एग्जिट पोल है जो एक दूसरे से मेल खाते हुए बीजेपी को टुडेज चाणक्य, मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको बताऊं दोस्तों, टुडेज चाणक्य कह रहा है कि बीजेपी को 51 सीटें आ सकती हैं ±6, यानी 45 से 57 सीटों के बीच बीजेपी जाकर ठहर सकती है। आम आदमी पार्टी 13 से 25 सीटों के बीच जाकर ठहरेगी। को जो दर्शक हमारे नए हैं मैं उन्हें याद दिला दूं कि 35 सीटें दिल्ली में जो जीतेगा, कम से कम 35 सीटें वो सरकार बनाएगा। अभी तक के आज के दोनों मुख्य सर्वे, दोनों मुख्य एग्जिट पोल जो हमारे सामने आए हैं, वो इस मैजिक फिगर से बीजेपी को बहुत आगे दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को बहुत पीछे। अगर एग्जिट पोल पर यकीन करें तो आम आदमी पार्टी के लिए कल की बुरी खबर के बाद आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भी बुरी खबर लेकर आ रहे हैं। और अनुराधा, लगभग एक जैसा पैटर्न कम से कम अभी हमें नजर आया है सीएनएक्स और टुडेज चाणक्य के आंकड़ों। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर टुडेज चाणक्य भी अब आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही भी जुड़ गए हैं। विजय जी, एक के बाद एक एग्जिट पोल जो है वो तो अरविंद केजरीवाल को झटके पे झटके दे रहे हैं। कुछ नामालूम किस्म के जो मोटे तौर पर सर्वे करने वाली एजेंसियां थी वो झटके दे रही थी। आज नामी गिरामी एजेंसियां जिनकी क्रेडिबिलिटी है उन्होंने तो जोर का झटका दे दिया है। वो दूसरी एजेंसियां, कल हम देख रहे थे कि मामूली अंतर से बीजेपी को जिताती हुई लग रही थी। आम आदमी पार्टी सिमट रही थी, लेकिन यहाँ जो 2 सर्वे आए हैं उसमें तो उसके हिसाब से तो आम आदमी पार्टी करीब करीब निपटती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये सर्वे सही हैं तो वाकई में बीजेपी के कैंपेन की तारीफ करनी होगी। जैसे उन्होंने पेनिट्रेशन किया, कोई मौका नहीं चूका और हर जगह उन्होंने ये सोचकर वो नहीं दूर रह गई कि चलिए यहाँ झुग्गी झोंपड़ी को नहीं छेड़ते, वोट तो मिलने वाला नहीं है। वहां भी वो घुसे, प्रधानमंत्री के हाथों चाबियां भी दिलवाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी खुश करने की कोशिश की। मैं खास तौर से सीएनएक्स का डिटेल में सर्वे देख रहा था तो जो 50,000 से ऊपर कमाने वाला 55% बीजेपी को, 1 लाख प्लस वाला 61% दे रहा है। एज ग्रुप में भी 55 प्लस वाला 50% बीजेपी को दे रहा है। जबकि 60 साल से ऊपर वालों के लिए अरविंद केजरीवाल मुफ्त दवा की योजना, मुफ्त इलाज की योजना, मुफ्त ऑपरेशन की योजना लेकर आए, उसका भी असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। 18 से 35 आयु वर्ग, ये जरूर जो मोटे तौर पर थोड़ी मेरे लिए हैरानी की बात है, जो चैनलों के सामने विजय जी ये मेरा डेटा नहीं है। विजय जी ये मेरा डेटा नहीं है, ये मेरा डेटा नहीं, मैंने इस तरह के डेटा रिलीज नहीं किया। ये किसका डेटा है अनुराधा फिर जो आपने भेजा था मुझे? तो चलिए इस पर कर लेते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि